Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the news super analysis for 9th of March. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट यूक्रेन और नेटो के बारे में. नाउ यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर बनना चाहता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यूक्रेन इज सेइंग कि वी डोंट वांट टू बी अ मेंबर ऑफ नेटो. इसके बारे में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट मीथेन हाइड्रेट्स. मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं और वो रिसेंटली जो कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर पाए गए हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम प्रॉपर्ली समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट जो बाइडन. देखिए जो बाइडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि फ्रॉम नाउ ऑन यूएसए जो है वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएसए हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है. ठीक है, तो इसका क्या रिपोर्केशंस हो सकते हैं इसको हम समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट डायमंड इंडस्ट्री. नाउ डायमंड की इंडस्ट्री के ऊपर इस रशिया और यूक्रेन के वॉर का क्या इंपैक्ट आया है इसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट यूक्रेन, जिसने भी रिसेंटली नेटो का मेंबरशिप लेने से मना कर दिया. उसने बोला है कि वी डोंट वांट द मेंबरशिप ऑफ नेटो, मतलब राइट नाउ. अब देखिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली स्टेप लिया है जहां पर उन्होंने बोला है वी डोंट नीड दिस पर्टिकुलर मेंबरशिप नाउ, यानी कि नेटो का मेंबरशिप लेने से उन्होंने फिलहाल के लिए मना कर दिया. नाउ देखिए जस्ट रिमेंबर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था उसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये था कि यूक्रेन लगातार नेटो का मेंबर बनना चाहता था. ठीक है, एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन. अब राइट नाउ जैसे ही यूक्रेन ने इस चीज को लेने से मना कर दिया है, वैसे ही रशिया का जो मेन रीजन था वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है. अब रशिया को इस वॉर को फिनिश करना चाहिए. सेकेंड चीज देखिए, रशिया का एक और यहां पर कंसर्न था, ये था कि जो यूक्रेन के अंदर दो अलग अलग प्लेसेस थे, डोनेस्क एंड लुहांस्क, इन दोनों को जब रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था तो रशिया की एक डिमांड ये भी थी कि यूक्रेन को भी इन दोनों कंट्रीज को, मतलब इन दोनों ही प्लेसेस को एक्चुअली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना होगा. तो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि ही इज ओपन टू कॉम्प्रोमाइज. उन्होंने बोला है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं. हम जो दोनों ही जो ब्रेक अवे जो प्लेसेस हैं उन दोनों के बारे में हम बातचीत करेंगे. एंड वी वांट टू टॉक टू रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, उनसे हम बातचीत करने को रेडी है. सो यहाँ पर जो दोनों ही कंसर्न्स रशिया के थे दोनों ही कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहे हैं. फर्स्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम नेटो का मेंबर ज्वाइन, मतलब नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहते, यानी कि वी डोंट वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. एंड सेकंड चीज, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैज अग्रीड कि हम उस दोनों ही रीजन यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क के बारे में बातचीत करने को रेडी हैं कि एग्जैक्टली उसका क्या करना है, जो कि अभी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. अब देखिए एक चीज आपको समझना है, राइट नाउ नेटो का मेंबरशिप जो कि यूक्रेन काफी दिनों से चाहता था, बट नेटो का मेंबरशिप अभी तक उसको नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. उस रीजंस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है. नाउ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट. उन्होंने बोला है दैट ही डज नॉट वांट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री जो कि लगातार बेगिंग कर रहा है, मतलब ही वांट्स टू बी अ मेंबर ऑफ नेटो, बट नेटो जो खुद ही है वो उसको अपना मेंबर मतलब बना नहीं रही है. सो काइंड ऑफ यूक्रेन का काफी दिनों से बेगिंग कर रहा है कि हमें इसका मेंबर बना लो, बट actually they are not incorporating Ukraine as a member. तो राइट नाउ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको पूरी तरीके से मना कर दिया है. बोला है कि अब मैं ऐसे किसी प्रेसिडेंट का, मतलब ऐसे किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहता हूं जो कि जिसके सामने मुझे बार बार बेगिंग करनी पड़ रही है. दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट. देखिए इसको समझते हैं. दिस इज रशिया, दिस इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन. ठीक है, यूक्रेन का नीचे वाला पार्ट क्रीमिया विच इज ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज द रीजन जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है. ऊपर वाला पार्ट जो है लुहांस्क है, जस्ट रिमेंबर. नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज डोनेस्क. ऑलराइट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सा है, जस्ट रिमेंबर कि जो ये लुनास्क है वो यहाँ पे नॉर्थन साइड में प्रेजेंट है और जो डोनेस्क है वो साउथ वाली साइड में प्रेजेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी आप ब्लू कलर की कंट्रीज देख रहे हैं, जस्ट रिमेंबर दीज आर ऑल नेटो के कंट्रीज. नाउ देखिए अगर आप यूक्रेन के आसपास देखेंगे तो देर आर टू ऐसे कंट्रीज जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर को टच करते हैं एंड दे आर ऑल्सो नेटो के मेंबर्स. देखिए मतलब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, बट दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसके मेंबर नहीं है. फर्स्ट इज यहाँ पर बेलारूस, देखिए ध्यान से, एंड सेकंड इज मोल्दोवा. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर बेलारूस एंड मोल्दोवा, दीज आर टू ऐसे कंट्रीज जो कि ऑल्दो यूक्रेन के साथ डायरेक्टली बॉर्डर टच करती है, बट इसके बावजूद दीज बोथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि एग्जैक्टली यूक्रेन के आसपास में कौन कौन से कंट्रीज प्रेजेंट है. फर्स्ट इज रशिया, इसके नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं. सेकंड इज बेलारूस, थर्ड इज पोलैंड, फोर्थ इज स्लोवाकिया, फिफ्थ इज हंगरी, सिक्स्थ इज मोल्दोवा एंड सेवंथ इज रोमानिया. दीज आर द 7 कंट्रीज जो कि इसके आसपास प्रेजेंट है, जिसके साथ डायरेक्टली ये बॉर्डर को टच करता है. जस्ट रिमेंबर कि बेलारूस और मोल्दोवा और ऑब्वियसली रशिया, इन तीनों को छोड़कर के ये पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो कि नेटो का मेंबर ऑलरेडी बन चुकी है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी वांट, देखिए हम एक चीज जानते हैं कि रशिया ने लगातार टाइम एंड अगेन इस चीज को रीट्रेट किया है कि इट डज नॉट वांट्स कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो को ज्वाइन करे, बिकॉज इससे क्या होगा, रशिया का जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, बिकॉज रशिया के जो इमीडिएट नेबर है वहां पर नेटो पहुंच चुका होगा एंड रशिया डज नॉट वांट्स दिस बिकॉज उसका जो सिक्योरिटी इशूज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज वाई रशिया लगातार ये बोलता है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनना है. नाउ नेटो क्या है, नेटो एक टाइप का ट्रांस अटलांटिक अलायंस है. ट्रांस अटलांटिक का मतलब आपको याद है, देखिए दिस इज काइंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. ठीक है, देखिए दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप. अगर आप इस यूरोप को देखते हैं तो ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस अटलांटिक बिकॉज बीच में अटलांटिक ओशन है। तो नेटो का जो मेंबर्स प्रेजेंट है, सब मेंबर्स यहाँ के हैं, ठीक है, और सब मेंबर्स यहाँ के हैं, इसलिए इसको ट्रांस अटलांटिक बोलते हैं। तो जो नेटो है एक टाइप का ट्रांस अटलांटिक अलायंस है जो कि कोल्ड वॉर के जस्ट बाद फॉर्म हुआ था, ताकि यूरोप को एक्चुअली प्रोटेक्ट किया जा सके सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो जस्ट रिमेंबर कि उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि हम फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं करेंगे, बट लगातार वो एक्सपेंड करते करते यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया है। और वो जितने भी सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज थी पहले, यानी कि जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं नेटो के अंदर इंक्लूड कर लिया। दैट इज वाई रशिया जो है नेटो को एक बहुत ही बड़े थ्रेट की तरह देखता है, और रशिया ये लगातार चाहता है कि यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये सब ऐसी कंट्रीज है जो कि आगे जाकर कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये इसका मेन डिमांड है। ऑलराइट, नेटो के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। द फर्स्ट चीज इसकी कि जो टोटल नंबर ऑफ नेशन जो कि नेटो के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है, दैट इज 29, ठीक है। फर्स्ट चीज जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस थिंग। नाउ इसमें आर्टिकल 5 है नेटो के अंदर, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो बाकी सबकी सब कंट्रीज एक साथ मिलकर उसको बचाने के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देगी। देन जस्ट रिमेंबर कि देयर इज जस्ट वन कंट्री इनसाइड नेटो जिसके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, दैट इज आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ नेटो, और आइसलैंड के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, तो कल को अगर आइसलैंड के ऊपर भी अटैक होता है तो भी जो बाकी 28 कंट्रीज हैं वो सब के सब आइसलैंड को डिफेंड करने जाएंगी। नाउ नेटो को मतलब बनाया गया था 1949 के अंदर। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो फिनिश हुआ था दैट वाज इन 1944 के आसपास में उसका वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, और उसके बाद 1946 से माना जाता है कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और इसके 3 साल बाद यानी कि मतलब सॉरी 46 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, एंड 1949 के आसपास में नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि नेटो के अंदर टोटल 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। देखिए, डिस्पाइट बीइंग 29 कंट्रीज, सिर्फ 2 ही यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस था, फर्स्ट इज इंग्लिश एंड सेकंड इज फ्रेंच। जस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज नेटो इज बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर है, और इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये देखते हैं कि नेटो के एग्जैक्टली काम कैसे करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जानते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक हो जाए तो वो जितनी बाकी कंट्रीज हैं वो सब पे वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, नेटो का जो टोटल फंडिंग है उसमें 75% फंडिंग जो है सिर्फ एक कंट्री के थ्रू आता है, यू कैन गेस इट, वो यूएसए के थ्रू आता है। यानी इसका मतलब क्या है, नेटो का वन ऑफ द जो बिगेस्ट जो मेंबर है दैट इज यूएसए, और यूएसए के कहने पे कहीं ना कहीं नेटो मूव करता है। नेक्स्ट इज, नेटो का टारगेट सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता है कि जो एनिमी नेशन है उसके अगेंस्ट अटैक करना है, इसके अलावा किसी भी टाइप का ऐसा वेपन जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, या फिर कोई टेररिज्म से रिलेटेड, या फिर कोई साइबर अटैक से रिलेटेड हो, इन सब चीजों के अगेंस्ट भी नेटो यहाँ पर एक्शंस ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, नेटो यहाँ पर सिर्फ वहीं पे अटैक कर सकता है जहां मतलब वहीं पे नेटो सिर्फ इन्वॉल्व हो सकता है जहां पर एक पर्टिकुलर मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी मेंबर कंट्री के अंदर किसी भी टाइप का सिविल वॉर होता है, इंटरनल कू होता है, तो वहां पर नेटो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। नेटो यहाँ पर किसी भी टाइप के इंटरनल प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, मतलब बिकॉज ऑफ इट्स मैंडेट। बट हम जानते हैं कि यूएसए लगातार नेटो को लेकर के इंटरनल प्रॉब्लम के अंदर भी घुस जाता है, ठीक है। सो बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स एंड ऑल वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ऑलराइट, एक चीज हम जानते हैं कि जो मिस्टर पुतिन थे, यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन यानी जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2 ऐसे प्लेसेस यानी कि जो यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट था, फर्स्ट वाज डोनेस्क एंड सेकंड वाज लुहांस्क, इन दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, एंड उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से इन्वेट कर दिया था। नाउ देखिए एक चीज समझिए, डोनेस्क और लुहांस्क जो थे ना वो 2014 से ही लगातार यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर पे है। जो यूक्रेन की जो फोर्सेस है ना, जो मिलिट्री फोर्सेस है, उनके अगेंस्ट लगातार वॉर पे है, बिकॉज ये दोनों ही जो रीजन ऐसे हैं जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहती है। सो रशिया ने उसको रिसेंटली क्या किया, उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। नाउ रशिया की डिमांड ये है कि यूक्रेन को भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करना होगा कि दोनों ही रीजन जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, उन्होंने इस चीज के लिए मान गए हैं। उन्होंने ये बोला है, देखिए ऑल्दो वी आर नॉट डायरेक्टली हम इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बट हम इसके बारे में बातचीत करने को रेडी है, हम कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है कि एग्जैक्टली जो टेरिटरीज वगैरह है वो किस तरीके से आगे मूव करेंगी, किस तरीके क्या वो इंडिपेंडेंट होंगी या क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, क्या वहां पर किसी टाइप का रेफरेंडम की जरूरत है, जो भी चीजें होगी उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि देखिए यूक्रेन के जो 2 रीजन है, लुहांस्क एंड डोनेस्क, इन दोनों को इंडिपेंडेंट करना इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं। तो वो सारे के सारे लोग जो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या आप उनको यूक्रेन की तरफ आने देंगे? अगर वो आने देंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह साइन होगी। सेकंड चीज, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो राइट नाउ यूक्रेन के पास नहीं आना चाहता है, जो कि डोनेस्क या फिर लुहांस्क के अंदर रह रहा है, और बाद में अगर आना चाहेगा, तो क्या यूक्रेन के लोग उसको मतलब बाद में उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? बिकॉज देखिए राइट नाउ कहीं ना कहीं डोनेस्क और लुहांस्क के कारण ये पर्टिकुलर वॉर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो कल को अगर डोनेस्क और लुहांस्क वापस आकर यूक्रेन के अंदर ऐड होना भी चाहेंगे, तो आपको लगता है कि यूक्रेन के जो लोग होंगे वो कभी भी इस चीज के लिए उनको माफ कर पाएंगे या फिर इनको कभी भी एक्सेप्ट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सिमिलरली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनका भी स्टेटमेंट यही था, उन्होंने बोला है द क्वेश्चन इज नॉट दैट सिंपल कि सिंपली हम इनको इंडिपेंडेंट मतलब डिक्लेयर कर दे। द पॉइंट इज कि आगे जाकर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा इमर्ज होने वाली है, जब 2 सोसाइटी साथ रहने की कोशिश करेंगे और वहां पर जाकर प्रॉब्लम काफी इमर्ज होगा। देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ना, although he is right now president of Ukraine, but he is a very very good
पॉलिटिशियन यहाँ पर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट और बोला है कि रशिया ने ऑल दो एक टाइप का अल्टीमेटम प्रोवाइड किया यूक्रेन को कि आपको कुछ दिनों के अंदर इस दोनों ही रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना है। बट यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना यह है, देखिए अल्टीमेटम इज नॉट द सॉल्यूशन। आप अगर हमें धमकाऊंगा अगर एक पर्टिकुलर डेट चाहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर डेट तक वो दोनों रीजन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाए, दैट इज नॉट अ बिग इशू। द पॉइंट इज कि उससे पहले हमें बातचीत करनी होगी यूक्रेन और रशिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं, यानी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट और जो व्लादिमीर पुतिन है, दोनों को साथ में बैठ के बातचीत करनी होगी, दोनों को डायलॉग्स करना होगा, तभी जाकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ये चीज मेन डिमांड है यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। लेट्स होप कि ये चीज जल्दी हो और ये वॉर जो है यहाँ पर बहुत जल्दी फिनिश हो जाए। ऑलराइट, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करेंगे मीथेन हाइड्रेट्स की, और मीथेन हाइड्रेट्स जो रिसेंटली कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर मिले हैं वो क्या है। देखिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आप जानते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंट रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो कि हाइड्रेट्स वगैरह से रिलेटेड हो, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली एक स्टडी हुई है जो कि बायोजेनिक मीथेन हाइड्रेट्स के ऊपर हुई है, जो कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर मतलब की गई है ये पर्टिकुलर स्टडी। तो दिस पर्टिकुलर स्टडी वाज डन बाय जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो प्रेजेंट है, जो कि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये स्टडी किया था। ये पाने के लिए ये मतलब ये इस चीज को स्टडी करने के लिए कि क्या सच में कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर मीथेन हाइड्रेट्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ऑलराइट, देखते हैं कि क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि बायोजेनिक मीथेन हाइड्रेट हुआ था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोजेनिक मीथेन। देखिए बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो सिंपल सी बात में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं बायोजेनिक बायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कोई भी ऐसा मीथेन जो कि इस तरीके से प्रोड्यूस हो, यानी कि कोई अगर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके मेटाबॉलिज्म से अगर किसी भी टाइप का कोई भी मतलब मीथेन प्रोड्यूस होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज बायोजेनिक मीथेन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बायो मतलब जो भी लिविंग चीजें हैं, तो लिविंग चीजों से जो भी मीथेन बनता है उसे कहते हैं बायोजेनिक मीथेन। ऑलराइट, देखिए तो रिसेंटली जो यहाँ पर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने उनके कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स वगैरह कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे मेथनोजेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। मेथनोजेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि मीथेन के अंदर एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ऐसे मेथनोजेंस को इन्होंने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है जो कि एक्चुअली मीथेन हाइड्रेट के अंदर ट्रैप्ड है। मीथेन हाइड्रेट क्या होता है मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, बट फिलहाल आप बस एक न्यूज की तरह समझिए कि जो मिथेनोजन है उनको आइडेंटिफाई किया गया है और मीथेन हाइड्रेट्स मिला है हमें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर सकते हैं। अब हम इसके जरा डिटेल में घुसते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथेनोजेंस क्या होते हैं। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मीथेन को प्रोड्यूस कर सकता है इन अ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर, उसे कहते हैं मिथेनोजेंस। अगेन समझते हैं, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी बैक्टीरियाज, इट कैन बी पैथोजेंस, कुछ भी, ठीक है, जो कि मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। लो लेवल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, सी के काफी नीचे, सी में जो काफी नीचे वाला पार्ट है वहां पर ऑक्सीजन उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया वाला जो कंडीशन होता है ना, उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मीथेन को प्रोड्यूस कर सकता है, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। ठीक है, अब जो रिसेंटली जो टीम आई थी, जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आई थी, उन्होंने ये पाया है कि एक टाइप की एक स्पेसिफिक टाइप की बैक्टीरिया जो है वहां पर मिला है। देखिए जो हमारा यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन वहां पर मिला है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है मिथाइनोसार्सिना। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। मिथाइनोसार्सिना जो है ये रिसेंटली हमें कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर मिला है, और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है माना जा रहा है कि मीथेन को मीथेन हाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए मीथेन हाइड्रेट होता क्या है। मीथेन हाइड्रेट को मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। देखिए अगर एक पर्टिकुलर मीथेन का जो, देखिए मीथेन आपको पता है CH4 होता है, और CH4 एक टाइप का गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो अगर एक मीथेन का जो गैस है, गैस का मॉलिक्यूल है, उसके आसपास अगर वाटर आ जाए, ठीक है, वाटर आ जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए, और बीच के अंदर अगर वो गैस फंस जाए, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज मीथेन हाइड्रेट। सिंपल वर्ड में फिर समझिए, अगर बीच में मीथेन का गैस हो और आसपास में वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आसपास में है और ये वाटर मॉलिक्यूल सबके सब फ्रीज हो जाए, यानी कि आइस फॉर्म हो जाए, तो इसके बीच में जो यहाँ पर गैस ट्रैप हो जाता है ना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मीथेन हाइड्रेट। अब देखिए मीथेन हाइड्रेट फॉर्म कैसे होता है। मीथेन हाइड्रेट फॉर्म तब होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, यानी कि H2O का जो H है, ये जो H वाला पार्ट है ना, वो जब मीथेन गैस के CH4 के साथ मिलता है। ठीक है, तो जब ये वाला H जो है वो CH4 के साथ मिलता है, यानी कि जब CH5 फॉर्म करता है ना, तब ये पर्टिकुलर मीथेन हाइड्रेट फॉर्म होता है। अब इसके लिए 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन है कि मतलब वो एक ऐसे जगह पे हो सकता है जहां पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो, हाई प्रेशर, और सेकंड चीज टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। प्रेशर काफी हाई होना चाहिए और टेम्परेचर काफी लो होना चाहिए। ध्यान से सोचिए कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पर प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा। अगर आप सी के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे, ठीक है, अगर सी के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो हम जानते हैं कि सनलाइट वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होगा, बिकॉज वहां पर सनलाइट नहीं है, किसी भी टाइप का हीट का सोर्स प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ही लो है। तो ये वाला कंडीशन वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आप सी के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो आप जानते हैं वहां पर जो प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है, बिकॉज पूरे के पूरे सी का प्रेशर जो होता है बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहा होता है। दैट इज वाई वहां पे प्रेशर वन ऑफ द हाईएस्ट होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है फुलफिल होती है सी के बॉटम के ऊपर। दैट इज वाई मेजॉरिटी ऑफ द मीथेन जो गैसेस प्रेजेंट है, यानी कि जो मीथेन हाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट है, दे आर एक्चुअली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़े से डिटेल के अंदर कि मीथेन हाइड्रेट होता क्या है। मीथेन हाइड्रेट एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो होता है मीथेन गैस प्रेजेंट होता है, जिसके आसपास में इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
अगेन लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस विद इमेज विद द हेल्प ऑफ अ इमेज। इस पर्टिकुलर इमेज को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये देखो, ये वाला बीच में देख रहे हैं, ये एक टाइप का मीथेन का गैसियस एक टाइप का पार्टिकल है, और इसके आसपास जो आप ये सब जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब वाटर के आर्टिकल्स है, मतलब वाटर के पार्टिकल्स हैं जो कि आइस के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ इस चीज को आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर फॉर्म में देखिए। नाउ इस इमेज को जो आप देखेंगे तो आई होप मतलब हो सकता है कि आपको समझना है, बट अगर आप ध्यान से देखिए ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रॉक, ठीक है भाई। एक्चुअली ये रॉक नहीं है, ये एक्चुअली टाइप का आइस है। अब आइस के अंदर आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आइस है, इसके अंदर मीथेन गैस जो है वो ट्रैप्ड है, ठीक है। दैट इज वाई, मतलब दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड एज मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। यही चीज है वो चीज। आई होप आप समझ गए। देखिए आसपास आइस है और आइस के बीच में यहाँ पर मीथेन फंसा हुआ है, इसी ट्रैप्ड मीथेन को यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट कहते हैं, और ये दोनों चीजें मिलाकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करती है, ठीक है। इसलिए हम इस चीज को बाहर निकालना चाहते हैं। नो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एक चीज तो हम समझ गए कि मीथेन जो है बीच में फंसा होगा, मीथेन का जो गैस है बीच में फंसा होगा, और आसपास में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि आइस के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक चीज और, मीथेन हाइड्रेट जो है हमारा वो आर्टिफिशियली फॉर्म नहीं हो सकता है, बिकॉज ये सिर्फ देखिए पहली बात तो ये सिर्फ नेचुरली फॉर्म हो सकता है। और क्यों हो सकता है नेचुरली फॉर्म? जैसा हम जानते हैं, हमने देखा कि दो इसके लिए कंडीशन है, पहला तो लो टेम्परेचर, सेकंड चीज हाई प्रेशर, और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ सी के बॉटम पे ही मिल सकती है और कहीं पे भी नहीं मिल सकती। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड आर्टिफिशियली, इसको सिर्फ हम नेचुरली ही फॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए अगर किसी तरीके से ये जो आसपास का आइस है अगर वो रिमूव हो गया तो ये चीज अनस्टेबल हो जाएगी और ये चीज बाहर निकल जाएगा, मतलब कि जो जितना भी गैस वगैरह है वो सबका सब एस्केप कर जाता है। जस्ट रिमेंबर कि मीथेन हाइड्रेट को प्रॉपर्ली काम करने के लिए वो आइस का फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आइस फॉर्म नहीं होगा ना, यानी कि अगर वो लो टेम्परेचर वहां पे क्रिएट नहीं होगा तो कभी मीथेन हाइड्रेट वहां पे फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, यानी कि जो गैस है बीच में ट्रैप हो ही नहीं पाएगा, एंड दैट इज व्हाई मीथेन हाइड्रेट वहां पर फॉर्म नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई जो मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं उनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज मीथेन हाइड्रेट्स को हम जब भी हम उस पर्टिकुलर नीचे से बाहर निकालते हैं, यानी कि जो ओशन के बॉटम से बाहर निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गैस जो है उसका पूरा का पूरा स्किप कर जाता है, और गैस स्किप करने के कारण हमारे पास कोई यहाँ पे डेटा प्रेजेंट ही नहीं होता, तो हम उसको फिर स्टडी कैसे करेंगे ना। एक चीज और, मीथेन हाइड्रेट को आप कभी भी ड्रिल नहीं कर सकते हैं। देखिए सोचिए, अगर आपका इस टाइप का कोई भी रॉक है जो कि आसपास से आइस से मतलब जमा हुआ है और बीच में आपका मीथेन के गैसेस प्रेजेंट है ना, अगर आप ड्रिलिंग करेंगे, अगर हल्का सा फ्रैक्चर आएगा, सोचिए हल्का सा फ्रैक्चर आएगा तो सारा का सारा गैस यहां से स्किप हो जाएगा, स्किप कर जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसके कारण ना ही आप इसको ड्रिलिंग कर सकते हो, ना ही आप इसको कोरिंग कर सकते हो। कोरिंग मतलब इसको आप ना ही मतलब ऐसे करके निकाल सकते हो, बाहर भी नहीं निकाल सकते हो इसको डायरेक्टली। अब इसको देखिए, एक चीज आपको समझना है, इसको अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको पहली बात तो पूरी तरीके से मतलब फुल्ली आपको इसको बाहर निकालना होता है, और आपको इस तरीके से बाहर निकालना होता है कि जब वो बाहर है तब भी उसका कंडीशन सेम रहे, यानी कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर दोनों उसका मेंटेन होना चाहिए। जब तक कि वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तब तक आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज जैसे आप उसको से बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे, टेंपरेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड चीज प्रेशर वहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो चीज जितना भी गैस वगैरह है वो सबका सब इसके यहां पर स्केप हो जाएगा, और मीथेन हाइड्रेट को आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगेन अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा तो मीथेन वहां पर फिर से स्केप हो जाएगा। पॉइंट इज कि किसी भी तरीके से आप मीथेन हाइड्रेट को बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि आप टेंपरेचर को मेंटेन न कर दे। लो टेंपरेचर हाई प्रेशर का जो टेंपरेचर है उसको अगर फिर से मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एक चीज और, जो मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट नेम्स होते हैं, उस नेम्स को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में मीथेन हाइड्रेट के बारे में पूछा जाए, बट उसके वहां पर जो वर्ड है वो मीथेन हाइड्रेट वर्ड यूज ना करे, कोई और वर्ड यूज करे। फर्स्ट नेम इज मीथेन क्लैथरेट, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, मीथेन क्लैथरेट। तो देयर कैन बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीथेन क्लैथरेट। तो जब भी वो मीथेन क्लैथरेट के बारे में पूछेगा ना तो एक्चुअली इट इज आस्किंग अबाउट मीथेन हाइड्रेट्स ओनली। सेकंड इज हाइड्रोमीथेन, जब भी हाइड्रोमीथेन बोलेगा उसका मतलब सेम है, मीथेन आइस या फिर फायर आइस। अगर फायर आइस भी बोलता है ना तो वहां पर भी उसका नाम देखिए, उसका नाम जो बेसिकली वहां पर सेम ही होने वाला है, उसको भी एक्चुअली वहां पर मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में ही बात कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई नेचुरल गैस के हाइड्रेट के बारे में पूछता है, फिर गैस के हाइड्रेट के बारे में पूछता है, दीज ऑल एक्चुअली टॉक अबाउट मीथेन हाइड्रेट्स ओनली, ठीक है। दैट इज व्हाई मीथेन हाइड्रेट्स आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज और आपको समझना है, मीथेन हाइड्रेट्स आपको जहां पर मिलेगा ना उसके आसपास में आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के हाइड्रेट्स मिल जाएंगे, बिकॉज मीथेन हाइड्रेट कभी भी आइसोलेशन में फॉर्म नहीं होता है, उसके आसपास में जो और भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रेट्स वगैरह है वो भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और इस जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रेट्स प्रेजेंट है वहां पर दो बहुत ही फेमस है, फर्स्ट इज प्रोपेन का हाइड्रेट्स और सेकंड इज कॉल्ड इथेन का हाइड्रेट्स। नाउ प्रोपेन इथेन आपने 11th 12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर काफी पढ़ा होगा, सो आई होप आपको मतलब हल्की फुल्की चीजें याद होंगी। अगर आपको नहीं भी याद है तो दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको बस याद रखना है कि प्रोपेन के हाइड्रेट्स और इथेन के हाइड्रेट्स जो है वो सब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेट का मतलब अगेन है कि वो एक गैसियस फॉर्म के अंदर यहाँ पे ट्रैप्ड है, ठीक है। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा मिलते हैं, और मीथेन कभी भी आइसोलेशन के अंदर नहीं मिलता है, आसपास के और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो है वो सब यहाँ पे मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, एक्जैक्टली स्टडी का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन एक बहुत ही क्लीन और बहुत ही इकोनॉमिकल फ्यूल है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी मीथेन आ गया तो एक्चुअली हमारी पेट्रोल और डीजल का जितना भी नीड्स है ना वो पूरी तरीके से फिनिश हो सकती है। नाउ ऐसा माना जाता है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर हम मीथेन हाइड्रेट अगर हमें मिल जाए, मतलब मीथेन हाइड्रेट का अगर हमें 1 क्यूबिक मीटर भी सिर्फ मिल जाए तो सोचो उसके अंदर से भी हमें ऑलमोस्ट 160 टू 180 क्यूबिक मीटर्स ऑफ मीथेन हम निकाल सकते हैं। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एफिशिएंसी जो इसके अंदर, यानी कि अगर एक मिले तो उसके बदले में आप 160 टाइम्स आप उसके अंदर से मीथेन बाहर निकाल सकते हो।
नाउ इसलिए जब स्टडी होनी स्टार्ट हुई तो केजी बेसिन में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहां पर काफी ज्यादा स्टडी हुई और ये चीज पाया गया है कि देखिए ऑल्दो मीथेन हाइड्रेट्स हमारे इंडिया के और भी जगहों पे प्रेजेंट है, जैसे कि महानदी बेसिन के अंदर कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, अंडमान निकोबार का जो नीचे वाला सी है वहां पे कुछ पार्ट प्रेजेंट है, बट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मैथोजोनिक जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मीथेन हाइड्रेट्स प्रेजेंट है ना, वो एक्चुअली कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर ही प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मीथेन हाइड्रेट्स है वो कहां प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन ओनली। अब देखिए माना जाता है कि जितना हम यहाँ पर एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कृष्णा गोदावरी की बेसिन के अंदर इतना सारा मीथेन होना चाहिए, अगर उसका सबसे लोएस्ट एस्टिमेट भी ले लीजिए और सबसे कम अगर वो मीथेन में प्रेजेंट हुआ ना, तब भी हमारे फॉसिल फ्यूल के नीड्स का से ऑलमोस्ट ट्वाइस वो मीथेन होने वाला है। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एफिशिएंसी जो हमारे पास है। मतलब जितना हम सोच रहे हैं, अगर उसका सबसे लोएस्ट वाला पार्ट भी अगर उतना मीथेन भी हमें मिल गया, तो हमारी जितनी फॉसिल फ्यूल्स है ना, जितना भी हमारे पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स है, उन सबसे डबल 2 टाइम्स मीथेन हमारे पास ऑलरेडी मिल जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ एफिशिएंसी जो कि हमें प्रोवाइड कर सकता है, और उसके कारण हमारी मतलब एटलीस्ट 200 ईयर्स की जो हमारी एनर्जी की डिमांड्स है ना, सब कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसके बारे में कुछ चीजें बात करते हैं। देखिए हमने देखा उस टाइम कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर ही ये मीथेन की जो भी हाइड्रेट्स वगैरह उससे मिल रहे हैं। तो समझते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन बेसिकली 2 रिवर से मिलकर बना हुआ है। वन इज कृष्णा एंड सेकंड इज गोदावरी, नाम से पता चल रहा है। इन दोनों का जो डेल्टा है वहीं पे ये बेसिन फॉर्म होता है, वहीं पर ये सब चीजें निकल रही है। दोनों ही चीजें जो है आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए तो ऑल दो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोवा और कर्नाटका से निकलती है जो कृष्णा गोदावरी बेसिन, और ये फैल करके पूरी आंध्र प्रदेश से आती है। और ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो यहाँ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज कॉल्ड कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां पर एक्चुअली इसका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। और यही वाला जो पार्ट है ना, इसी मतलब पार्ट के अंदर एक्चुअली सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मीथेन हाइड्रेट्स है वो सब यहाँ पर मिल रहे हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर हम एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं, और ये चीज हमें आंध्र प्रदेश के अंदर मिला है, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर पूरी तरीके से गिर जाता है, यानी कि ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा दिस इज प्रेजेंट एट ए कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन आई होप आपको याद होगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो ओशन जो प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ये ओशन है, लैंड है, तो ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कि एक्चुअली लैंड को वाटर से कनेक्ट करता है। ऑलराइट, इसका ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका प्रेजेंट है लैंड के अंदर, और ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो प्रेजेंट है इसका वाटर के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है काफी लार्ज फैला हुआ है, काफी ज्यादा लार्ज है, यानी कि ये एनर्जी की हमारी सारी की सारी डिमांड्स को कंप्लीट कर सकता है अगर एक बार हमें मिल जाए तो। इसके अलावा इसके आसपास सेडिमेंट्स भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का थिक सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है, क्वार्ट्स वगैरह प्रेजेंट है, सैंडस्टोन प्रेजेंट है। ये सब चीजें भी हमारी कहीं ना कहीं काम आ सकती है। अब इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कोल के यहाँ पर जो वैराइटीज है वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है, और माना जाता है कि जो यहाँ पे कोल प्रेजेंट है ना, बहुत सारे कोल यहाँ पे कार्बोनिफेरस का है, बहुत सारे यहाँ पे प्लेस्टोसीन एरा का भी यहाँ पे कोल हमारा प्रेजेंट है। प्लेस्टोसीन एरा आपको याद है? प्लेस्टोसीन एरा वाज द एरा जिस टाइम फर्स्ट सबसे पहली बार ह्यूमंस यहाँ पर इवॉल्व होने स्टार्ट हुए थे, जस्ट रिमेंबर। और कार्बोनिफेरस एरा वो था जिस टाइम कार्बन एक्चुअली फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपलैंड प्लेन्स वगैरह प्रेजेंट है, कोस्टल प्लेन्स है, और बहुत सारे फ्लड एंड डेल्टा वाले प्लेन्स है। ये सब के सब यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर सबके सब कंबाइन होते हैं। देखिए इन्हीं सब डिफरेंट फीचर्स के कारण यहाँ पर जो हमें मीथेन हाइड्रेट्स मिल रहा है वो सबसे लार्जर अमाउंट में मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप एक चीज देखेंगे तो राइट नाउ हमारा D6 ब्लॉक नाम का एक हमारा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्वॉयर है, जो कि राइट नाउ आंध्र प्रदेश के ऑफ साइड के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। और जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, D6 ब्लॉक जो रिलायंस का है, रिलायंस जानते हैं, मुकेश अंबानी का ये पर्टिकुलर मतलब एक टाइप का रिजर्वॉयर है। मैं आपको दिखाता हूँ रिजर्वॉयर कैसा दिखता है। देखिए दिस द काइंड ऑफ रिजर्वॉयर, इसका नाम यहाँ पर D6 है। और ये D6 जो है आपको ध्यान रखना है, ये रिलायंस का एक टाइप का रिजर्वॉयर है, जो कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है, और वहां से मीथेन हाइड्रेट को इकोनॉमिकली बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा निकालने के लिए 2 यहाँ पर कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर यहाँ पर मेंटेन नहीं होता है तो कोई भी फायदा नहीं होगा, बट इसी चीज को यहाँ पर मेंटेन करके बाहर निकालना दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इस कृष्णा गोदावरी डेल्टा को देखेंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश वाला पार्ट देखेंगे, तो वहां पर आपको याद होगा बहुत सारे डिफरेंट बीचेस भी प्रेजेंट है, और उस बीच के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, जिसका आयुसिन स्टेटस वल्नरेबल है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आई होप आप इस चीज के बारे में प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली जो बाइडेन, जिन्होंने रिसेंटली जो रशियन ऑयल जो कि यूएस से खरीदता था अब तक, उस चीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसके बारे में समझते हैं। देखिए यूएसए ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, जो बाइडेन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि दे आर एक्चुअली टारगेटिंग द मेन आर्टरी ऑफ द रशियाज इकोनॉमी। आर्टरी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर वेन्स होती है ना, हमारी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, जिसके थ्रू हमारा ब्लड सप्लाई होता है। तो सेम चीज देखिए, जो रशियन इकोनॉमी है ना, उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो उनका ऑयल एंड गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब जो ऑयल एंड गैस है, अगर उनका ऑयल एंड गैस को किस तरीके से अगर उनका कट ऑफ कर दोगे, सप्लाई कम कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उनका डायरेक्टली इकोनॉमी बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूएसए बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक्चुअली रशियन ऑयल को पूरी तरीके से राइट नाउ बंद कर दिया। नाउ यहाँ पर उन्होंने रशियन ऑयल को, रशियन गैस को, रशियन एनर्जी को पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी कि अब इन्होंने बोला है रशिया से कोई भी जो गैस वगैरह आएगा उसको यूएसए नहीं खरीदेगा।
जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि इसको सिर्फ राइट नाउ यूएसए के लिए बंद किया गया, ऐसे यूएसए ने ऐसा नहीं किया कि सारी कंट्री के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लिए ही बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, रशियन ऑयल अब यूएसए के पोर्ट्स पे नहीं आ सकती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, अब देखिए यूएसए के अंदर ऑलरेडी काफी इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, काफी प्राइसेस वगैरह उसके इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ग्लोबल लेवल है वहां पर जो ऑयल के प्राइसेस वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज को मतलब ध्यान में रखते हुए भी, मतलब इस चीज को यहाँ पर इग्नोर करते हुए एक्चुअली यूएसए ने डिसीजन लिया है जहां पर उन्होंने एक्चुअली अपना सप्लाई और ज्यादा रिड्यूस कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यूएसए के प्राइसेस देखेंगे पेट्रोल पंप के, तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं और धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज को रोकना है तो यहाँ पर ऑब्वियसली उनके पास कुछ और यहाँ पर दूसरे रिजर्व्स वगैरह होने चाहिए, उसी कारण उन्होंने बातचीत यहाँ पर स्टार्ट की वेनेजुला के साथ में, ठीक है। मुझे याद रखना है वेनेजुला जो है उनके साथ उन्होंने बातचीत स्टार्ट की। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बाइडन है, जो बाइडन यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट प्रेजेंट है, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर वगैरह लग रहा था। दोनों ही पार्टी, आप जानते हैं यूएसए के अंदर दो पार्टीज है, डेमोक्रेटिक्स एंड मतलब डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, दोनों ही पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा वहां पर प्रेशर आ रहा था। और आप ये भी चीज जानते होंगे कि अभी जल्दी ही 2022 के अंदर यूएसए का मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। तो ये मिड टर्म इलेक्शन के लिए उसके अंदर भी जो बाइडन का यहाँ पर अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई उन्होंने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की बात मानते हुए रशिया के ऊपर ये पर्टिकुलर सैंक्शन जो है लगाया है और उनके ऑयल वगैरह का इंपोर्ट जो पूरी तरीके से बंद कर दिया। इससे पहले यूएसए का जो पार्लियामेंट यानी कि जो उनका हाउस एंड सेनेट वगैरह था, उन सब ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सैंक्शन को लगाने के लिए बोला था। तो इसी चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए बाइडन ने डिसीजन लिया है। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज तो उन्होंने ये बोला है कि रशिया से कोई भी ऑयल वगैरह नहीं खरीदेंगे, पहली चीज तो उसको बैन किया गया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नॉर्मल ट्रेड रिलेशन था रशिया और बेलारूस के साथ, इन दोनों को भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी कि रशिया और बेलारूस दोनों ही कंट्री का जो ट्रेड रिलेशन था उसको बंद कर दिया गया। आपको याद होगा रशिया का लगातार सपोर्ट कौन कर रहा है, दैट इज बेलारूस। और आपको ये भी चीज याद होगा कि रशिया, देखिए दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन काइंड ऑफ, दिस इज बेलारूस, ठीक है। तो अगर आप यूक्रेन और यूक्रेन और बेलारूस को देखेंगे तो रशिया ने जो अटैक किया था वो इस तरीके से किया था, यहां से अटैक किया था, यहां से अटैक किया था, क्रीमिया से अटैक किया था, और अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने बेलारूस से भी अटैक किया था, ठीक है। तभी तो वो यहाँ पर जो डिफरेंट साइट्स वगैरह प्रेजेंट वहां पर पहुंच पाए थे। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स कि ये सब चीजें यहाँ पर स्टेप ली गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस रशिया ने यहाँ पे ये भी डिसाइड किया, सॉरी यूएस ने ये भी डिसाइड किया कि जो WTO है उस WTO से भी रशिया को जल्दी निकाल दिया जाएगा या फिर उसके अगेंस्ट एक बहुत ही हार्श स्टेप लिया जाएगा। तो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, बट राइट नाउ ये सब डिसीजंस लिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज ध्यान रखिएगा, यूएसए जो है वो सिर्फ 8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, यानी कि बाकी सारा का सारा जो 92% है या तो वो कहीं और से इंपोर्ट करता है या फिर वो खुद से प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है रशिया के ऊपर। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म्स के अंदर यूएसए को कोई भी घाटा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ दिनों के अंदर तो यहाँ पर प्राइसेस फिर से इंक्रीज हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पर इमर्ज होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसए ने यहाँ पर बातचीत स्टार्ट की है वेनेजुला के साथ। देखिए वेनेजुला का जब आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ऑयल का प्रोड्यूसर है ना, या फिर एक्चुअली प्रोड्यूसर नहीं, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स जो प्रेजेंट है ऑयल के, दैट इज एक्चुअली विद वेनेजुला। तो वेनेजुला से उन्होंने बातचीत स्टार्ट की कि हमें आपसे ऑयल चाहिए। और अब देखिए इससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, 2019 के अंदर जो ट्रंप थे ना, ट्रंप ने क्या किया था, उन्होंने इस पर्टिकुलर वेनेजुला के ऊपर एक सैंक्शन लगा दिया था। सैंक्शन लगा के इसको डीरेकग्नाइज कर दिया था और उसके कारण जो वेनेजुला का जो ऑयल का जो सप्लाई था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था। तो रिसेंटली जो बाइडन ने उस चीज को करेक्ट करते हुए और ये डिसीजन लिया है कि हम अभी जो भी वेनेजुला है उसके ऊपर जो भी सैंक्शन वगैरह उसको ईज कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे ताकि वेनेजुला अपना ऑयल फिर से बेच सके और स्पेशली जो यूएसए है वो इस पर्टिकुलर ऑयल को फिर से खरीद सके। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स ट्राई टू टेक अ पर्टिकुलर लुक कि एग्जैक्टली वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स कौन-कौन से हैं। फर्स्ट पे जैसा मैंने आपको बताया, सबसे देखिए आपको ध्यान रखना है, ये हम प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे, एक्सपोर्टर की बात नहीं कर रहे, इंपोर्टर की बात नहीं कर रहे। देखिए प्रोड्यूसर और रिजर्व्स के अंदर फर्क क्या है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि हर दिन कितना ऑयल वो जमीन से निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। रिजर्व का मतलब होता है कितना निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, कितना बैरल्स में पैक करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व्स। तो ऑल्दो लार्जेस्ट सप्लायर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपको याद है, रशिया है, बट जो लार्जेस्ट रिजर्व्स है दैट इज वेनेजुला। सेकंड नंबर पे वी हैव सऊदी अरेबिया, थर्ड पे वी हैव कनाडा। जस्ट रिमेंबर दीस थ्री नेम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर टॉप 3 अगर रिजर्व्स की बात करेंगे, ना ही वहां पे रशिया है ना ही वहां पे यूएसए है, दोनों वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वेनेजुला, सऊदी अरेबिया एंड कनाडा, दीज आर द टॉप 3। ऑलराइट, अगर आप इसके अलावा देखते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईईए नाम की एक बॉडी है। अब उन्होंने क्या किया था, लास्ट ईयर उन्होंने एक डिसीजन लिया था। आईईए ने ये स्टेटमेंट बोला था कि देखिए बिकॉज ऑफ गैस एंड ऑयल का जो सप्लाई है वो लगातार मिसमैच हो रहा है, बिकॉज हम ओपेक कंट्री के बारे में जानते हैं, ओपेक कंट्री ने यहाँ पर अपना सप्लाई वगैरह करना रिड्यूस कर दिया था। तो उसके कारण आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि ऐसी सारी की सारी कंट्रीज जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल एंड गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, वो अपने रिजर्व में से थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ला सकती है, ताकि जो सप्लाई है वो रिड्यूस ना हो, और सप्लाई रिड्यूस नहीं होंगे तो प्राइसेस ऑब्वियसली रिड्यूस, मतलब प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये डिसीजन बेसिकली वहां पे लिया गया। तो इसी डिसीजन को यहाँ पे फुलफिल करते हुए जो यहाँ पर यूएसए है, यूएसए ने ऑलमोस्ट 30 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वगैरह जो है, क्रूड ऑयल जो है, उसको रिसेंटली रिलीज किया था ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सप्लाई वगैरह है वो यहाँ पर रिड्यूस ना हो और जो सप्लाई वगैरह है वो मेंटेन रहे ताकि प्राइसेस वगैरह भी ज्यादा इंक्रीज ना हो। अब देखिए इसके अलावा यूएसए जो है लगातार अपने एलाइज यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ बातचीत कर रहा है। देखिए यूएसए का कहना यह है कि हमने तो सैंक्शन लगा दिया, यानी कि ऑयल को हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया रशिया से, अब जो यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग भी आप लोग भी जल्दी जल्दी बंद कर दो। बट एक चीज हम जानते हैं कि जो एनर्जी डिपेंडेंस है
वो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज की, वो रशिया के ऊपर काफी ज्यादा है। तो यूरोपियन कंट्रीज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी बंद नहीं कर पाएगी इस चीज को। अब देखिए एक चीज और समझिए, जो यूएसए है वो सिर्फ 8% के लिए डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, बट अगर हम यूरोपियन कंट्री को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट अपने 60% और जो इनका ऑयल है वो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से आता है। तो यूरोपियन कंट्रीज तो डायरेक्टली मतलब मना नहीं कर सकते। और इस बात को यूएसए ने स्टेटमेंट में बोला है कि वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि ऑब्वियसली जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अगर हम देखेंगे तो वो लोग रशिया से राइट नाउ बंद नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली धीरे धीरे एटलीस्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना ज्यादा बेटर होगा। तो जितने भी कंट्रीज वगैरह वो अपना धीरे धीरे डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रही है। लेकिन वहां पर पहला कंट्री जिन्होंने यूएसए का साथ दिया दैट इज यूके। यूके ने बोला है कि अभी राइट नाउ देखिए, ऑल्दो यूएसए जो है 8% लेता है अपना रशिया से, यूके जो है सिर्फ 6% लेती है मतलब रशिया से। मतलब दोनों ही कंट्री को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो अपना पूरी तरीके से बंद भी करते हैं, मतलब इंपोर्ट को बंद भी करते। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूके ने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर साल के एंड तक, मतलब ये साल खत्म होते होते हम पूरी तरीके से जो रशियन ऑयल है उसको फेज आउट कर देंगे, मतलब उसको हम बाहर निकाल देंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करते करते हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ताकि क्या होगा उसके बाद हम ऑयल वगैरह रशिया से नहीं खरीदेंगे। अब अगर हम जो भी ऑयल के जो भी चीजें हैं उसको हम समझते हैं जरा सा। देखिए रशिया राइट नाउ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का ग्लोबली। अब अगर आप यूरोप की बात करेंगे, यूरोप अपना ऑलमोस्ट 60% जो ऑयल वगैरह है वो रशिया से खरीदता है, और उनमें से बहुत ही कम, यानी कि 60% से बहुत ही कम ऐसी है जो कि यूएस मार्केट के अंदर जाती है। बट एक कंट्री जो कि यूरोप के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है दैट इज जर्मनी। जर्मनी का हम जानते हैं नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन दोनों ही जर्मनी और रशिया के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट आप जानते हैं कि जर्मनी ने रिसेंटली रशियन इन्वेजन के कारण जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन था उसको फिलहाल हॉल्ट कर दिया, मतलब उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया। मैंने आपको कल भी चीज बताई थी, उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, उसको बंद नहीं किया गया। इस चीज को फिर से रीट्रीट किया गया जर्मनी के चांसलर के द्वारा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देखिए हम किसी भी तरीके से बैन नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम रशिया के ऑयल के ऊपर, ना ही रशिया गैसेस के ऊपर हम बैन नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर रहे हैं जब तक कि सिचुएशन ठंडा ना हो जाए, उसके बाद हम फिर से इस चीज को इंक्रीज कर देंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनका ऑलमोस्ट 40% जो ऑयल है वो डायरेक्टली रशिया से आता है, और ऑब्वियसली डायरेक्टली शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर इमीडिएटली इस चीज को भी रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है उन सारी की सारी कंट्री के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो यूरोपियन कमीशन नाम की जो बॉडी है उसने ये डिसाइड किया है कि अगले 10 सालों के अंदर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2030 तक तो रशियन ऑयल को पूरी तरीके से फेज आउट करना है, बट इस पर्टिकुलर यानी कि 2022 खत्म होते होते तो ऑलमोस्ट 2/3 जो ऑयल है उसको रिड्यूस कर लेना है, यानी कि हमें एक नया अलग से सोर्स ढूंढ लेना है। तो ये समझिए, अगर आप रशिया से नहीं खरीद पा रहे तो आप किससे खरीद सकते हैं? अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो इसमें आपको देखिए, फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज ईरान, फोर्थ इज इराक, उसके बाद वी हैव वेनेजुएला, उसके बाद वी हैव कुवैत, यूएई, यूएसए, लिबिया। तो पॉइंट इज कि अगर आप इस रशिया को बाहर निकाल दीजिए यहां से, ठीक है, इस रशिया को यहां से बाहर निकाल दीजिए, तो अब देखिए अब जो भी डिमांड वगैरह जो रशिया के पास जो बहुत सारा डिमांड था वो डिमांड जाएगा इसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, सऊदी के ऊपर, कनाडा के ऊपर, ईरान के ऊपर एंड प्रोबेबली यूएसए के ऊपर। तो पॉइंट इज कि बाकी कंट्री का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इसका, रशिया काफी घाटा होने वाला है। तो ये था हमारा ये वाला ट्यूटोरियल। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं डायमंड इंडस्ट्री के बारे में। एक्जैक्टली डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर इस पर्टिकुलर वॉर का क्या इफेक्ट हो रहा है, स्पेशली जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको भी हम प्रॉपर्ली समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने जो डिफरेंट सैंक्शन वगैरह जो रशिया के ऊपर लगा दिए हैं उनमें से एक सैंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कि उनके सेंट्रल बैंक के ऊपर सैंक्शन लग गया, और जो स्विफ्ट मैकेनिज्म था उससे रशिया को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। नाउ इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट जो आया है वो इंडियन डायमंड जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है उसके ऊपर आया है, जहां पर देखिए डायमंड इंडस्ट्री का जो है वो कोविड के कारण ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस में जा रही थी। नाउ पोस्ट पैंडेमिक ऑलमोस्ट जब ओमिक्रॉन यहाँ पर खत्म हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस हुआ, तब से हम अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, एक टाइप का रिकवरी मोड के अंदर थे, जहां पर हमारी डायमंड इंडस्ट्री फिर से खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि ऑलमोस्ट $24 बिलियन का हम यहाँ पर एम कर रहे थे, मतलब इतना हम अचीव करना चाहते थे। बट यहाँ पर फिर से क्या हुआ, रशिया के वॉर के कारण फिर से यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं स्ट्रेस के ऊपर आनी स्टार्ट हो गई। जस्ट रिमेंबर रशिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है एल्रोसा। एल्रोसा जो है वो रशिया की बिगेस्ट एंड वर्ल्ड की एक्चुअली लार्जेस्ट डायमंड माइनर कंपनी है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो 30% डायमंड है ना वो अकेले सप्लाई करती है। एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया अपने मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा जो डायमंड वगैरह है वो हम यहीं से खरीदते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग मोर यू मस्ट रिमेंबर कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड का फिनिश प्रोडक्ट का यहाँ पर मार्केट है। इसका मतलब क्या है, इंडिया रॉ मटेरियल ऑफ डायमंड खरीदता है, यानी कि जो क्रूड डायमंड है उसको खरीदता है और उसके बाद उसको पॉलिश करके उसको प्रॉपर्ली रिफाइन करके उसको कट करके उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके उसको बेच देता है। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस डायमंड के फिनिश प्रोडक्ट्स का। तो इंडिया यहाँ पर देखिए जो इंपोर्टिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है, कट करता है, इन सबका ऑलमोस्ट 89% मतलब 80 to 90% ऑफ द वर्ल्ड का जो रफ डायमंड है ना वो इंडिया के अंदर आके मतलब उनको प्रॉपर्ली पॉलिश किया जाता है, उनको प्रॉपर्ली कट किया जाता है, उनको प्रॉपर्ली शेप दिया जाता है। नाउ एक चीज तो हम राइट नाउ जो हम जानते हैं वो ये है कि जो एल्रोसा है, एल्रोसा के ऊपर किसी भी टाइप का यहाँ पर इंटरनेशनल सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं। एल्रोसा आपको याद है जो लार्जेस्ट डायमंड कंपनी है उसका नाम एल्रोसा है। नाउ एल्रोसा के ऊपर राइट नाउ किसी भी टाइप का सैंक्शन नहीं लगाए गए हैं, तो अभी शॉर्ट टर्म में तो किसी भी टाइप का इंपैक्ट नहीं है। बट जो एक सैंक्शन जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम करने वाली है वो है बैंक ट्रांसफर, यानी कि फंड ट्रांसफर का जो यहाँ पर जिसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, जितने भी स्विफ्ट मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और जितने भी बैंकिंग वगैरह जो रशिया के अंदर प्रेजेंट थी उन सबको बंद कर दिया गया है। उसके कारण क्या होगा, अब कोई भी अगर जो मर्चेंट है अगर वो डायमंड खरीदेगा
तो उसके बदले में पे नहीं कर पाएगा, और पे नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी अपना डायमंड बेचेगा ही नहीं, उसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए जो डायमंड का जो इंडस्ट्री था उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि ऑलमोस्ट अगले 2 महीने के जो ऑर्डर वगैरह है ना वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब अगले 2 महीने के जो भी उनको डायमंड की ज्वेलरीज वगैरह बनानी थी उनका ऑर्डर मिल चुके हैं। बट द पॉइंट इज कि सैंक्शन होने के कारण वो उनके पास डायमंड आ नहीं रहे, डायमंड नहीं आ रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि बिकॉज वो प्राइसेस पे नहीं कर पा रहे हैं। प्राइसेस क्यों पे नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज बैंकिंग पूरा बंद है अभी रशिया का, मतलब इंटरनेशनल लेवल से जो इंटरनेशनल जो टच है उसके साथ जो रशियन बैंकिंग है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, तो उसी कारण हम इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अब देयर इज अ रेटिंग एजेंसी, का नाम है क्राइसिल। क्राइसिल ने रिसेंटली एक टाइप का स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने ये बोला है कि जो सैंक्शंस यहाँ पे रशिया के ऊपर लगे हैं उसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही लार्जर इंपैक्ट जो पड़ेगा वो दैट विल बी ऑन द ग्रोथ ऑफ डायमंड इंडस्ट्री, मतलब जो डायमंड इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाला है और उसकी ग्रोथ लगातार रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है वो और जो स्विफ्ट सिस्टम है दोनों के ही कारण ही रशिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है राइट नाउ काफी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है और काफी ज्यादा वहां पर जो पेमेंट है मैकेनिज्म ये सब काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। नाउ एक चीज देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एलरोसा के ऊपर किसी भी टाइप का डायरेक्टली बैन नहीं लगाया गया, किसी टाइप का सैंक्शन नहीं लगाया गया है, बट ऑब्वियसली जो ट्रेड का सेटलमेंट है यानी कि जो पैसे वगैरह जो लेन देन है यानी कि जो भी सप्लाई वगैरह होना था, जो पैसे देने थे वो सब का सब पूरी तरीके से बंद हो गया है। नाउ जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है वो जो इंपोर्ट करती है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट एंटायरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब हम जो सारा पैसा कमाते हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट से कमाते हैं, हम इंपोर्ट से नहीं कमाते हैं। यानी कि इंपोर्ट हम सब कुछ करते हैं, इंपोर्ट में पैसा देते हैं और जितना पैसा कमाते हैं वो हम एक्चुअली एक्सपोर्ट से कमाते हैं। और इस साल हम ऑलमोस्ट $24 बिलियन इतना पैसा हम कमाने वाले थे। नाउ इस साल जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है माना जा रहा है कि उस पर्टिकुलर मतलब इस सैंक्शन वगैरह का ऑलमोस्ट 5 to 7% का जो ग्रोथ रेट है ना उसके ऊपर इतना मतलब हमें इतनी प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये डिमांड स्टडी रहती और अगर हमारे प्राइसेस वगैरह सही रहते तो हो सकता है कि ऑलमोस्ट $24 बिलियन का हमारे यहाँ पर फायदा हो जाता है इंडिया के अंदर। बट द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर ट्रेड डिसरप्शन के कारण ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ द जो हमारा प्रॉफिट वगैरह है वहां पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है और अब हम इस पर्टिकुलर 24 बिलियन से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 बिलियन मतलब रिड्यूस हो जाएंगे और अराउंड 20 बिलियन के आसपास में हम यहाँ पर गिरेंगे। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह जो हम अपने आप को पैंडेमिक के बाद यहाँ पर अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें यहाँ पे काफी रिड्यूस होने वाली है। तो आप यहाँ पर ये चीज तो समझ गए। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वर्ल्ड के टॉप डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज अगेन आप जानते हैं डायमंड सेक्टर जो है उसके ऊपर स्ट्रेस काफी इंक्रीज हो गया तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्री के लिए। तो सबसे टॉप पे है दैट इज रशिया। अगेन जस्ट रिमेंबर कि रशिया सबसे लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है और देखिए ध्यान रखना ये हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज डन बाय रशिया। सेकंड पे वे है बोट्सवाना, थर्ड पे वे है कनाडा, फोर्थ पे वे है कांगो एंड फिफ्थ पे वे है ऑस्ट्रेलिया। जस्ट रिमेंबर द टॉप 3 दैट इज मोर देन इनफ। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री इंडिया भी दिखेगी आपको। इंडिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो डायमंड है उसको प्रोड्यूस करती है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पन्ना। पन्ना जो है वो एमपी के अंदर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। वहीं पे हमारा डायमंड जो मतलब हमारे पास जो छोटी मोटी जो खदानें हैं वहीं से डायमंड वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। नाउ जी सर जस्ट सी दिस पर्टिकुलर मैप जहां पर हम डायमंड माइंस को देखने वाले हैं। देखिए जितने भी आपको यहाँ पर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, ट्रायंगल्स विच आर इन मतलब येलो कलर के अंदर प्रेजेंट है, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ डायमंड इंडस्ट्री। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एमपी के अंदर पन्ना है जहां पर हमें डायमंड के रिजर्व्स वगैरह मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम प्लेसेस जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर सो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक पन्ना। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी डायमंड इंडस्ट्री के बारे में कोई भी मतलब स्टेटमेंट आता है इंडिया के अंदर दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स बिकॉज जो नीचे वाले पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला देखिए फर्स्ट इज महबूब नगर, कुर्नूल, अनंतपुर, कृष्णा, गुंटूर और कुडप्पा। ये वो प्लेसेस है जहां पर डायमंड को प्रोसेस किया जाता है, जहां पर डायमंड को मतलब पॉलिश वगैरह किया जाता है, कट किया जाता है। जो एक नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज वाला रीजन है दैट इज ओनली वन रीजन, दैट इज जो पन्ना के अंदर जो मतलब पन्ना प्रेजेंट है जो कि एमपी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द ओनली रीजन। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो आपको एक चीज ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पन्ना है यहीं पर हमारा डायमंड एक्चुअली प्रेजेंट है, बट हमारा डायमंड जो है काफी लो एक्चुअली क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम मेजॉरिटी ऑफ जो डायमंड्स वगैरह है उसको हम पूरी तरीके से इंपोर्ट करते हैं, उसको हम फिर यहाँ पे कट करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसके बाद हम उसको ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करके फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नेटो, यानी कि जो नेटो है उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। आई होप आपको इसको याद होगा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन इज कि विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। हम जानते हैं कि यूक्रेन के आसपास में काफी नेबरिंग कंट्रीज प्रेजेंट है, उसमें से कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है कि नेटो का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज विच एनवायरमेंट कंडीशंस आर नीडेड टू प्रोड्यूस मीथेन हाइड्रेट। आपको याद है दो कंडीशन कौन कौन से हैं, वो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर बताने हैं, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इज D6 ब्लॉक। D6 क्या है एक्जैक्टली, जो कि लगातार न्यूज के अंदर आता रहता है, फिर से यहाँ पर न्यूज के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट इज विच आर द टॉप 3 कंट्रीज विद लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व वाले सबसे लार्जेस्ट टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है। एंड द लास्ट इज कि विच आर द टॉप 3 डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं एंड जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज हांसा, हांसा एनजी
रिसेंटली सीन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको याद है हानसाई टाइप का एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कमर्शियल पायलट बनना चाहता है, कमर्शियली पायलट बनना चाहता है, अगर वो कोई भी एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहता है तो वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर आकर अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन वाज व्हिच इज द मेन बॉडी दैट इज रिस्पांसिबल टू डेवलप द सिविलियन एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है दैट आर एक्चुअली फॉर्म बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिमिलरली जो हमारा जो प्राइवेट जितने भी हैं, जितने भी सिविलियन एयरक्राफ्ट है, दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय नेशनल जो एरोस्पेस लैबोरेटरी है, वो एक्चुअली इन सब चीजों को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, और इसका क्वेश्चन ये था कि देयर हैव बीन एविडेंसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स। यस, दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। आपको याद होगा ह्यूमंस टू एनिमल्स वाले तो हमारे पास बहुत सारे केसेस प्रेजेंट हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आ गए हैं जो कि एनिमल टू ह्यूमन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल दैट इज एक्चुअली डियर, और डियर में भी कौन सा, व्हाइट टेल डियर, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम। हम जानते हैं कि वहाँ पर मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस, इन तीनों कार्ड सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो रशिया का अपना कौन सा इंडिजिनियस कार्ड सिस्टम है, उसका नाम क्या है, मीर, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। मीर जो है ये एक ऐसा कार्ड सिस्टम है जो कि एक्चुअली रशिया का है। द फाइनल क्वेश्चन वाज जेनिट एंड कोरोना, दिस ऑफन, मतलब ये दोनों जब साथ में होते हैं तो उसका नाम क्या होता है। देखिए कोरोना को यहाँ पर आप प्लीज वायरस से लिंक मत कीजिएगा। जेनिट एंड कोरोना जो है दोनों ही एक्चुअली टाइप के स्पाई सैटेलाइट्स हैं। जेनिट जो है इसमें यूएसएसआर का है, ठीक है, एंड जो कोरोना है दैट इज एक्चुअली ऑफ नेटो, ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। अच्छा, प्लीज डू कीप रिवाइजिंग द जो पोस्ट, जो मतलब पास्ट वाले जितने भी हमारे न्यूज डिस्कशन वगैरह हुए हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि एग्जाम इज कमिंग वेरी वेरी क्लोज, अराउंड 90 डेज के आसपास हमारे बचे हुए हैं। सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टाइम वेरी वेरी इफेक्टिवली। आपके पास जो भी चीजें हैं, आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, आप प्लीज सोर्सेज को डाइवर्सिफाई मत कीजिए। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं आप उसको उसी टाइम पे आप उसको कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू मेक सिंगल सोर्सेज, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए कुछ सोर्सेज पकड़िए, उसको प्रॉपर्ली उसको 2 से 3 बार और रिवाइज कीजिए। सिमिलरली हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, एंड सिमिलरली जो भी आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, ट्राई टू रिवाइज देम ऑफन। 2 से 3 टाइम उसको अभी रिवाइज कर लीजिए। मतलब ट्राई टू मेक अ प्लान कि मार्च 2022 फिनिश होते होते आपका सारा का सिलेबस एटलीस्ट एक बार और फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट डोंट लीव एनीथिंग टू द एंड। आप लास्ट में, मतलब लास्ट के लिए कुछ मत छोड़िएगा। वी आर आल्सो ट्राइंग टू कम अप विद सम न्यू कोर्सेज वगैरह जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन के अंदर हेल्प कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट ट्राई टू कीप रिवाइजिंग। आप जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको एग्जामिनेशन के अंदर उतना कम सोचना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प होगा, ठीक है। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।